नमस्कार दोस्तों। मैंने आपसे बोला था कि हम जैसे सीरीज़ लेके आते हैं तो उसमें एक रशिया यूक्रेन का क्राइसिस का भी एक वीडियो रहेगा और इस जीएस स्पेशल सीरीज़ में हम आज बात करेंगे कि कैसे रशिया और यूक्रेन की जो क्राइसिस है वो हमारे लिए भी एक चिंता का सबब है, जो विश्व के लिए एक कहीं ना कहीं बड़े खतरे की ओर ले जा रहा है। तो हमारे भारत के लिए वो एक आर्थिक नुकसान के साथ साथ एक सामरिक नुकसान भी होगा। तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि असल में समस्या कहाँ पर है और क्या कारण है कि ये यूक्रेन और रशिया की समस्या इतनी बड़ी होती जा रही धीरे धीरे। हालांकि इसमें उम्मीद है कि कोई ना कोई बीच में समझौता होगा और हमारा पूरा विश्व बचना चाहेगा किसी भयंकर युद्ध से, जो अभी किसी भी हाल में तैयार नहीं है इस तरह के विश्व में या इस तरह के विनाश को झेलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी क्लास को और देखते हैं कि असल में यूएसएसआर की बात क्या है। पहले हम बात करेंगे कि यूएसएसआर क्या है और उस यूएसएसआर को जानने के बाद हम एक्चुअल में बात करेंगे कि कैसे हम यूक्रेन के क्राइसिस को समझ सकते हैं। तो जो यूएसएसआर है, जो आपका सोवियत संघ है, उसका जन्म आपका 1917 की रूसी क्रांति के बाद हुआ। जब रूसी क्रांति हुई और लेनिन क्रांति के बाद जब आसपास के जितने राष्ट्र थे वो आपस में आए और मिल गए और उन्होंने बोला कि हम एक संयुक्त राष्ट्र, हम एक तरह का ऐसा संघ बनाएंगे जो एक तरह की विचारधारा को फॉलो करेगा और एक तरह के एक समान एक्ट करेगा हमारे आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में। तो एक आप सोवियत संघ जो समाजवादी गणराज्य है उसमें लगभग 15 राज्य आते थे। इसका आप मैप देख सकते हैं। इसमें एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और इस तरह से और भी कई देश जो आते हैं वो आपके यूएसएसआर में आते थे। इनका जो प्रमुख संगठन बना, उस संगठन को जो बनने की डेट है वो 1922 में, दरअसल 1917 में जब जारिस्ट रिजाइम, जो जार रिजाइम थी वहाँ पर ख़त्म हुई। उसके बाद 1922 में इन देशों में आपस में ट्रीटी होती है और एक ये सोवियत संघ बनाते हैं और 1922 से ये 1991 तक एक संघ के रूप में कार्य करते रहते हैं। लेकिन 1990 के दशक में कुछ आप कह सकते हैं घटनाएं होती, नाटकीय घटनाएं होती जिनको साथ ये यूएसएसआर बिखर जाएगा और उसके पीछे के कुछ आर्थिक कारण रहेंगे, गोर्बाचेव की नीतियां रहेंगी जो वो आर्थिक सुधार करना चाहते थे। कहीं ना कहीं वो सुधार उल्टे पड़ गए और यूएसएसआर के विघटन का कारण बने। तो ये हमारा एक बेसिक था यूएसएसआर के बारे में। अब हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की असल क्राइसिस के मुद्दे क्या हैं और कारण क्या है कि रशिया और यूक्रेन में इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है। तो जो असल कहानी शुरुआत होगी कहानी की, वो ये होगी कि यूक्रेन 2013 तक रशिया और आपस में दोनों बहुत अच्छे संबंध थे, दोनों के बीच में बहुत प्रगाढ़ संबंध थे। लेकिन जब 2013 में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर, तो उन्होंने जब बोला कि हम यूरोपियन यूनियन का साथ छोड़कर हम जो आपका ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन है, ईईयू है, उसका साथ निभाएंगे और उनके साथ एक हम मजबूत गठजोड़ करेंगे, तो इसका विरोध वहाँ के लोकल पीपल्स ने किया और यूक्रेन दो भागों में, दो धड़ों में बंट गया, जिसमें वेस्टर्न यूक्रेन और ईस्टर्न पार्ट जो है आपका डॉनबास और जो रीजन है और आपका क्रीमिया रीजन, ये सब पड़ गया। इसका कारण ये था कि जो ईस्टर्न यूक्रेन की जगह थी वहाँ पर आपके जो लोग रहते थे उनकी एथनिसिटी रशियन थी और क्रीमिया में आपके रशियन रिटायर्ड लोग रहते थे, जो रशियन आर्मी से रिटायर्ड थे या किसी भी सरकारी कार्य से रिटायर्ड लोग थे। तो एक तरह से क्योंकि ये रशियन एथनिसिटी थी तो यहाँ पर जो है इसका समर्थन हुआ, लेकिन इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ये विरोध प्रदर्शन हिंसक भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं विक्टर सरकार ने इसको कंट्रोल कर लिया। हालांकि जब रशिया को लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो विरोध प्रदर्शन है ये और ज़्यादा हिंसक हो गया और बढ़त हो सकती है, तो वो 2014 में जो ये क्रीमिया का पेनिनसुला है, इसको रशिया इस पर आक्रमण करके इसको हथिया लेता है। इसको हथियाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे प्रदर्शन होंगे, लेकिन उन प्रदर्शनों का कोई फायदा नहीं होता। और जो ये डॉनबास है, इसको प्रो रशियन जो रेबल्स थे, जब यहाँ पर आपके प्रो यूरोपियन यूनियन यानी वेस्टर्न कंट्रीज के जो समर्थक थे वो मतलब यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपके डॉनबास रीजन में आपके प्रो रशियन जो है वो प्रदर्शन करेंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ से समस्याओं की शुरुआत होगी। और रशिया है वो यूक्रेन से इतना ज़्यादा मोहब्बत इसलिए करता है कि कहीं ना कहीं वो जानता है कि जो यूक्रेन है वो एक पावरफुल स्टेट है रशिया के बाद इस ईस्टर्न यूरोपियन रीजन में। जो यूक्रेन है वो रशिया के बाद सबसे बड़ा राज्य है। दूसरी चीज, ये एक तरह से बफर स्टेट की तरह काम करता है किनके बीच, जो वेस्ट कंट्रीज हैं यानी कि जो वेस्टर्न यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज हैं और आपका जो ईस्टर्न रशिया है, इनके बीच में बफर की तरह काम करता है। साथ ही साथ रशिया ये समझता है कि अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो गया तो नाटो में शामिल होने का मतलब ये है, मकसद ये है कि अब जो नाटो सेनाएं हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन सेनाएं हैं, वो इस क्षेत्र में भी आ जाएंगी और इस क्षेत्र में भी उनका प्रभाव होगा, जिसकी वजह से रशिया एकदम लॉक्ड हो जाएगा दोनों तरफ
तरफ से, उधर से जापान से और इधर से नाटो सेनाओं का जो अगर यहाँ पर समर्थन मिल गया यूक्रेन में, तो इस वजह से रशिया जो है यूक्रेन के साथ ज़्यादा हस्तक्षेप रखता है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो रशियन सरकार है, जो यूक्रेनियन सरकार है, वो कोशिश करेगी कि हम इस माहौल को और ज़्यादा गर्म ना बनाएं, इस मुद्दे को यहीं पे ठंडा करने की कोशिश करें, साथ ही साथ इस मामले को सुलझाने की बात करें कि आगे मामला ना बढ़े। आप इस मैप में देख भी सकते हैं, मैं इसमें समझाने के लिए आपको लाया हूँ। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2-3 रीजन है। जैसे आपका डॉनस्टेक्स रीजन है, डॉनबास रीजन है, आपका ये क्रीमिया पेनिनसुला है, ये रशिया के कंट्रोल में है और यहाँ पर सेपरेटिस्ट जो है, जो प्रो रशियन है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। और यूक्रेन जो है आप वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज यानी कि ईयू की तरफ जाना चाहता है और ये इनका सपोर्ट करते हैं, और जो ये रीजन है वो ये कहता है कि नहीं, हम रशिया के साथ ही रहेंगे। तो समस्या यहाँ पर आती है, समस्या आइडियोलॉजी की है, समस्या एथनिसिटी की है। अब अगर हम बात करें कि इसमें भारत के हित कैसे होंगे, भारत को क्या समस्या हो सकती है या इस पर क्या असर पड़ेगा, तो भारत रूस और यूक्रेन से कई सैन्य उपकरणों को आयात करता है, जिससे इसके आयात पर कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है या काले बादल मंडरा सकते हैं। दूसरी साथ भारत के पास एक बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि अगर फिर से ब्लॉक्स बने तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो फिर से किन्हीं 2 ब्लॉक्स के बीच में चयन करे, वो ये सोचे, वो ये देखे कि हम रशिया की तरफ जाते हैं या हम ईयू की तरफ जाते हैं। और भारत किसी भी हाल में इस तरह की स्थिति को नहीं चाहेगा कि जो 1945 में कोल्ड वॉर के टाइम पे स्थितियां बनी थी वो फिर से उन्हीं स्थितियों में फंस जाए, क्योंकि अब इंडिया अपना प्रो डेवलपमेंट है, वो विकास पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, वो डिप्लोमेसी पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, ना कि किसी एक पक्ष, इसी एक गुट के पास जाने में। और साथ ही साथ जो विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि विश्व किसी भी हाल में एक नए आप कह सकते हैं वॉर से, एक नए युद्ध से बचना चाहेगा, क्योंकि कोविड महामारी के बाद इससे निकलने का और कोई और इससे निपटने के लिए अब वो ना तैयार है और ना ही उनके पास संसाधन मौजूद हैं कि वो एक इतने बड़े फिर से विनाशक युद्ध में, विध्वंसक युद्ध में जा सके। तो ये हमारे लिए एक समस्या हो सकती है। अब आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रास्ता है वो मिन्स्क समझौते हैं। जो मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 समझौते हुए, उसमें एक 12 सूत्रीय प्रोग्राम रखा गया सीज फायर का, जो रशिया और यूक्रेनियन गवर्नमेंट के बीच हुआ। उसमें ये बोला गया कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम देखे रहेंगे कि अगर आप हमारी बातों को मानते हैं या आप देखते हैं कि आप हमारे हितों का ध्यान रखेंगे तो हम आप पर अटैक या आक्रमण नहीं करेंगे। तो मिन्स्क समझौतों को पुनर्जीवित करने का और जो चल रहे तनाव है उसको आंतरिक समझौतों से दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा हमें यह सोचना चाहिए कि कैसे हम इस युद्ध को टाल सकते हैं, ताकि जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है वो विश्व पटल पर एक नई मुसीबत को ना खड़ा कर दे और एक नए विध्वंस की तैयारी ना कर दे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं मैंने रशिया और यूक्रेन की आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की है और पूरी हुई भी होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से उसको एक बार अपनी क्लासेस में समझा दूंगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। इस पीडीएफ को जरूर एक्सेस करिएगा और उसके साथ आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।